गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश आर्य। आज जो सेशन होगा, आज सेशन होगा पॉलिटी का। प्रीवियस के पॉलिटी सेशन में आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर मेरे प्रीवियस सेशंस को देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि पहले सेशन में मैंने क्या डिस्कस किया था। मैं फिर भी एक रिमाइंडर दे देता हूँ कि पॉलिटी का जो बेस होता है, ठीक है, पॉलिटी के संविधान जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है पॉलिटी का। पॉलिटी क्या थी, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था, ठीक है, भारत की राज व्यवस्था कैसी है, ठीक है। तो संविधान के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, संविधान के आधारभूत स्तंभों को हमने क्या किया था, वो उसके बारे में जानकारी ली थी, ठीक है, पॉलिटी के क्लास में। क्या था पॉलिटी, वो भी मैंने बताया। राज व्यवस्था में कौन कौन से मेरे आधारभूत संविधान के स्तंभ हैं, मैंने उसकी भी चर्चा की थी। कौन से एक नए स्तंभ को जोड़ा गया, मैंने उसकी भी चर्चा की थी। चलिए, क्लास में जाने से पहले एक रिमाइंडर मैं आपको ये दे दूं कि हमारा ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये अभी डेमो वीडियो है, ठीक है। इस डेमो वीडियो को आप लोगों जो डेमो वीडियोज़ आ रहे उसमें एक कुछ किसी हर जो हमारे मेंटर से कुछ ना किसी कंसेप्ट को उठाकर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा रेगुलर सेशन का वीडियो, वो भी क्लासेस चालू है, ठीक है। आप जब सीडिंग सक्सेस के साथ रजिस्टर करोगे तो आपको वो सारे लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ना केवल लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे बल्कि हमारा जो कंटेंट है जो हम हर एक सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं वो भी एक अप टू डेट कंटेंट आपको मिल जाएगा, चाहे वो पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, ठीक है। और साथ में करंट अफेयर्स, चाहे वो नेशनल का हो या जेपीएससी के लिए झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। तो हमारे मेंटर्स काफ़ी काम कर रहे हैं अपने इस कंटेंट के ऊपर ताकि आपको क्या है, एक ऐसा कंटेंट मिल पाए जिस पे आप प्रीलिम्स और क्या है मेंस दोनों एक सफिशिएंट जो टाइम है उस टाइम में उसको कंप्लीट कर पाओ और एग्जाम्स को क्रैक कर पाओ, ठीक है। तो आप बिल्कुल जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं और जिन्होंने रजिस्टर नहीं कराया वो सीडिंग सक्सेस का रजिस्टर कराना शुरू कर दें, ठीक है। जो इंक्वायरी का नंबर दिया हुआ है जो हमारे सेशन वीडियोज़ में आते होंगे, आप उस पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अभी से कोशिश कर सकते हैं। तो आप जितने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में बहुत सारे ऑफर्स भी हमारे जो सीडिंग सक्सेस है वो अभी निकाल रही है, तो आप उस ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू। चलिए, अब मैं आता हूँ वापस पॉलिटी के अपने नेक्स्ट सेशन में। पिछले सेशन में हमने देखा कि भारत के राज व्यवस्था के आधारभूत स्तंभ क्या हैं। चलिए, वो तो बेसिक था। आज मैं आपको थोड़ी पृष्ठभूमि बताता हूँ, ठीक है, कि आखिर इस आधारभूत स्तंभ की जो पृष्ठभूमि है कहाँ से तैयार हुई भारतीय राज व्यवस्था की, ठीक है। पृष्ठभूमि तैयार होती है, समझ लीजिए कि भारत में अगर बात की जाए तो स्वतंत्रता से पहले भी बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे और जो है चार्टर एक्ट आए, बहुत सारे क्या आए, बहुत सारे अलग अलग संशोधन कानून के आए, ठीक है। उन कानून के संशोधनों को, उन चार्टर एक्ट्स को, ठीक है, फिर और बहुत सारे एक्ट्स जो थे उनको हम लोग इसमें देखेंगे। बात करते हैं ये एक्ट्स कैसे आए। क्वेश्चन उठता है कि किन्होंने लाया, ठीक है। तो सभी से विदित होंगे कि भैया 1947 से पहले जो था हमारा देश क्या था, गुलाम था। किसके अधीन था, तो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। यानी दो, अगर मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि दो फेज़ों में मैंने इसको बांटा था, ठीक है, कि इन दो फेज़ों में उसको कैसे भारत पर आधिपत्य किन किन का रहा। दो फेज़ों में, दो फेज़ों में कहने का मतलब है शासन तो किन का था, इंग्लैंड का ही था, ठीक है। अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे, लेकिन इनका दो फेज़ था, दो फेज़ था। इसका मतलब ये है कि पहले फेज़ में जो शासन रहा भारत पर वो प्रत्यक्ष रूप से कहें या अप्रत्यक्ष रूप से कहें, किसका था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। लेकिन एक टाइम के बाद, एक कार्यकाल के बाद कुछ ऐसी घटनाएं भारत में घटी जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर क्या है, पैर उखड़ने लगा। तब यहाँ पर एक नया शासनकाल आया और उस शासनकाल को, इंग्लैंड का ही शासनकाल है वो, लेकिन इस शासनकाल को हमने नाम दिया महारानी का शासनकाल, यानी क्राउन्स रूल, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीनकर सीधे कहाँ दे दी गई, महारानी, यानी जो विक्टोरिया महारानी थी इंग्लैंड की, उनके हाथों में, और वही वो सत्ता वहाँ से बैठकर चलाने लगी। उसके लिए उन्होंने अपने अधिकारी नियुक्त किए भारत में, जो डायरेक्ट आकर यहाँ पर भारत में शासन चलाते थे और उसकी पूरी रिपोर्ट महारानी को सौंपते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ शासन चलाती थी, लेकिन वो भी अपनी रिपोर्ट किनको देती थी, जाकर महारानी को देती थी। किसकी महारानी को, इंग्लैंड की महारानी को। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि, बात करते हैं पृष्ठभूमि की। आज हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि, यानी पॉलिटी की पृष्ठभूमि, राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि। क्लियर है, राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि मतलब उसका आधार,
इस राज्य व्यवस्था का जो आधार है कहाँ से शुरू हुआ, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। बात करते हैं तो आप समझिए कि अंग्रेज जो थे, जिनको आप लोग क्या जानते हैं एकदम ठेठ भाषा में अंग्रेज, कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। लेकिन ये अंग्रेज कहाँ के थे? अंग्रेज तो ऐसे थे कि अगर बात करें तो भारत पे ना सिर्फ ब्रिटेन का बल्कि कहीं ना कहीं डचों का भी शासन था, कुछ भाग में पुर्तगालियों का शासन था, कुछ भाग में किसी और का भी शासन रहा है। लेकिन जब बात करें अंग्रेज की, क्योंकि अंग्रेज क्यों बात करते हैं, क्योंकि पुर्तगालियों ने पूरे भारत पे शासन नहीं किया, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर जगह है, कुछ विशेष स्थान है भारत के जहां उनका शासन था। अगर बात करें वो अगर डचों की, ठीक है, तो उन्होंने भी कुछ विशेष स्थानों पर शासन किया, ठीक है। लेकिन ये अंग्रेज जब आए तो इन्होंने ना सिर्फ कुछ पर्टिकुलर शुरुआत उन्होंने की थी व्यापारी के रूप में और कुछ स्थानों को जीता, लेकिन धीरे धीरे इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ती गई कि इन्होंने पूरे भारत को अपने अधीन में ले लिया। यहीं से पृष्ठभूमि होती है तैयार, यहीं से आते हैं बहुत सारे एक्ट, ठीक है, यहीं से आता है बहुत सारे सुधारों का नियम, यहीं से आता है बहुत सारे कर और बहुत सारे अधिकारों और नॉन अधिकारों का नियम, ठीक है। यानी बात करते हैं पृष्ठभूमि की तो शुरुआत होती है अंग्रेजों से। अंग्रेज बात करें तो हम बात करते हैं कि अंग्रेज जो थे 1600 ईस्वी के आसपास भारत में इनका आगमन हुआ, ठीक है, 1600 ईस्वी के आसपास भारत में आगमन हुआ। ये आए क्या थे? ये आए थे एक व्यापारी के रूप में। किसके रूप में आए थे? एक व्यापारी के रूप में। क्लियर है? किसके रूप में आए थे? व्यापारी के रूप में। व्यापार किस चीज का? देखिए उस समय क्या था कि भारत में दो चीजें बहुत, उसके लिए विदेशों में भी इनका नाम था, ठीक है। पहला धातु और दूसरा मसाला। क्योंकि आप जानते होंगे कि पहले के जो राजे रजवाड़े थे, ठीक है, पहले जो यहाँ का शासन था वहाँ पर क्या था? वहाँ राजाओं का शासन था। तो राजाओं के शासनकाल में बहुत सारी मुद्राएं हुई, बहुत सारे धातु हैं जिसमें सोने के, आप सुनते होंगे कि सोने की असरफियाँ दी जाती थी गिफ्ट में। तो ये सोना, भारत को क्या कहा जाता था? सोने का देश इसलिए नहीं कहा जाता था, भारत को इसीलिए कहा जाता था सोने का देश क्योंकि यहाँ वास्तव में सोना बहुत था, यहाँ चांदी बहुत था, यहाँ तांबा की प्रचुरता थी, बहुत सारे जो थे यहाँ पर क्या थे? धातु थे। तो इन धातुओं की खोज में, ठीक है, आपने सुना होगा वास्को डी गामा ने क्या की जब किसी चीज़ की खोज की, और कोलंबस ने क्या की जब किसी चीज़ की खोज की। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि कोलंबस ने किस देश की खोज की, वास्को डी गामा ने किस देश की खोज की, ठीक है। बहुत एकदम बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, ये बच्चे के वाले क्वेश्चन है जिनको सबको आना चाहिए, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कि भैया जब खोज तो आपने कर ली, ठीक है, ये आए, इन्होंने खोज किया, जब ये यहाँ पर क्या थे? भारत की खोज किसने की? भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, ठीक है, जबकि अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। तो बात वास्को डी गामा साहब तो भारत आ गए, ठीक है, लेकिन हुआ क्या? वास्को डी गामा जब भारत पे आए तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनमोल हैं, जो हमारे देश में भी जानी चाहिए, और अगर यहाँ से ये चीज़ें व्यापार के रूप में आदान प्रदान शुरू हो जाए तब क्या होगा? तब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं, उनकी कीमतें कम हो जाएगी, आम जनता तक पहुँच जाएगा। उनकी सोच अलग थी, उनकी सोच थी कि हम यहाँ से एक व्यापार का संबंध बनाएंगे। लेकिन इसके पीछे की जो मंशा थी बाद में, वो क्या हुई? इसमें ये हुआ कि इसके पीछे की मंशा यहाँ पर जो इंग्लैंड का व्यापारी संघ था, जब वो भारत आया आगे व्यापार करने के लिए, तो उनकी मंशा पीछे कुछ और थी। उनकी मंशा क्या थी? भारत पे शासन करना। तो ये दो जो मोस्टली हैं, धातु और मसाला, धातु और मसाला, ठीक है, इनकी व्यापार के लिए ये आए। मसाले, भारत के मसाले बहुत नामी थे, इसके यहाँ के मसालों का जो जायका था वो बहुत पसंद आया लोगों को। तो व्यापार के लिए ये मसालों की खोज के लिए ये मोस्टली बहुत ज़्यादा आतुर हो गए। हर एक जो कंट्री था, चाहे वो डच थे, चाहे वो पुर्तगाली थे, चाहे वो क्या थे? ये अंग्रेज थे, ठीक है, चाहे वो हॉलैंड के जो व्यापारी थे, वो सब जो इंडिया आए उन्होंने सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा सर्च किया वो था मसाला। यहाँ का मसाला उनको बहुत पसंद आया और वो मसाले के व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। इन्होंने 1600 में क्या किया? इनका आगमन हुआ और यहाँ के स्थानीय राजाओं से इन्होंने क्या मांगी? अनुमति मांगी, ठीक है। अब देखते हैं कि जो अनुमति मांगी है किसने मांगी? क्या कोई पर्टिकुलर व्यापारी आया था अनुमति मांगने? नहीं। क्या था कि एक उस समय इंग्लैंड में
अंग्रेजों का एक व्यापारी संघ हुआ करता था। क्या होता था? एक व्यापारी संघ। ये व्यापारी संघ क्या कहलाता था? जिसे हम कहते थे, इस व्यापारी संघ को बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। जिसे हम क्या बोलते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। यही सबसे पहले भारत आया। ये पूरा व्यापारी संघ किनकी खोज में आया? इन दो चीज़ों की खोज में आया, धातु और मसाले की खोज में। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ इन दोनों दो चीज़ों का व्यापार करेंगे। और लेकिन शुरू में तो इनकी मंशा व्यापार की रही होगी, मान भी सकते हैं कि शुरू में इनकी मंशा क्या रहेगी कि भारत के साथ चलो व्यापार करते हैं यार, हर कोई एक दूसरे के साथ व्यापार करना चाहता है। आयात निर्यात जब तक होगा नहीं तब तक लोग एक दूसरे की चीज़ों को क्या करें, समझ नहीं पाएंगे। और मार्केट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इकोनॉमी की बात करोगे आप तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता नहीं आ पाएगी। चलो यही कंसेप्ट था उस समय भी कि चलो ठीक है, एक देश आया भाई, चलो हम कुछ आपको देते हैं और कुछ आपसे लेते हैं, विनिमय प्रणाली शुरू हुई, ठीक है इसमें। लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी जो मंशा थी वो बहुत खतरनाक थी, ठीक है। ये इन्होंने परमिशन तो ले लिया कि अब हम लोग व्यापार करते हैं, लेकिन व्यापार के साथ साथ लगभग अगर आप देखिएगा तो ये व्यापार के साथ साथ इन्होंने क्या किया? सबसे पहले अनुमति मांगी क्या बनाने के लिए? इन्होंने मांगा कि हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे यहाँ पर छोटा छोटा दुर्ग यानी किला। और इसका रीज़न इन्होंने क्या दिया कि चूंकि हमारे जो धातु होते हैं बहुमूल्य होते हैं और यहाँ के लोकल्स जो हैं उनको लूट सकते हैं, इसीलिए इनकी सुरक्षा के लिए, और जो मेरे अंग्रेज हैं इनके साथ ये उलझ सकते हैं, इनके साथ मारपीट की जा सकती है या किसी तरह की घटना हो सकती है, तो चलो एक छोटा दुर्ग बनाते हैं। इसकी पहला इन्होंने इसका परमिशन दिया, दुर्ग बनाने का परमिशन, ठीक है। किसका परमिशन दिया? दुर्ग बनाने का। अब जब ये दुर्ग बनाने लगे यानी किला बनाने लगे, तब चूंकि इन्होंने दिया ये कि भाई इसकी रक्षा के लिए हमें क्या चाहिए? हम थोड़ी मात्रा में सैनिक रखेंगे अपने, चूंकि यहाँ के सैनिकों पे हमें भरोसा नहीं है, इसीलिए हमारे सैनिक इसमें रहेंगे, ठीक है, यहाँ अंदर की विधि व्यवस्था देखने के लिए। तो ये फिर इस किले में क्या रखने लगे? इस किले में ये रखने लगे सैनिकों को रखने लगे। कौन से सैनिक? अपने अंग्रेज सैनिकों को, अंग्रेज सैनिकों को रखने लगे, ठीक है। आप देखिएगा धीरे धीरे जब अंग्रेज आए थे, जब शुरुआती में, तो शुरुआत में इनको कहाँ मिला व्यापार करने का छूट? तो इनको व्यापार करने का जो छूट मिला, हमेशा पूछा जाता है, क्वेश्चंस आते हैं ये जेपीएससी में भी पूछ दिया जाएगा कभी एग्जाम से भी आपके नियर बाय, कि जब अंग्रेज 1600 ईस्वी के आसपास आए थे तो उनको सर्वप्रथम जो व्यापार करने की अनुमति मिली थी कहाँ मिली थी, ठीक है। तो ये कहाँ मिली थी? ये आप बात कीजिएगा कालीकट और सूरत में, कालीकट और सूरत में। कहाँ मिली थी? कालीकट और सूरत में, ठीक है। क्लियर है? कालीकट और सूरत में इनको व्यापार करने की अनुमति मिली। यहाँ इन्होंने मसालों का व्यापार शुरू किया कि मसाले का आदान प्रदान शुरू हुआ, बदले में कुछ धातु वो अपने साथ लाए थे जो उन्होंने भारत को दिया, ठीक है। तो इस तरह से व्यापार शुरू हुआ। लेकिन ये व्यापार शुरू होने के बाद जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके दिमाग में क्या चल रहा था कि यहाँ जब इन्होंने देखा कि भारत के पास ना तो बहुत ज़्यादा क्या है अत्याधुनिक हथियार हैं, और यहाँ के लोग एक दूसरे को ही धोखा देते हैं, एक दूसरे की ही पीठ पे खंजर भोंकने को तैयार होते सिर्फ चंद पैसों के लिए, तब इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, तब भी इनके दिमाग से आ गया कि यहाँ की नीति क्या है? फूट डालो और शासन करो, जो आगे जाके आप डलहौजी में देखोगे, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। जब डलहौजी आए तो उन्होंने इसको भरपूर इसका उपयोग किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि इनके दिमाग में आ गया कि भारत के जो लोग हैं वो क्या है, आधे से ज़्यादा तो गद्दार लोग हैं उस समय, पैसों के लिए एक दूसरे की जान लेने पर भी पीछे नहीं हटते, पैसे के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने पैसों का लालच देना शुरू किया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जो कमज़ोर राजा थे, उनसे क्या किया? उनसे युद्ध किया, ठीक है, उनसे युद्ध किया। और युद्ध कर कुछ छोटे छोटे स्थानों पर इन्होंने पहले क्या किया? छोटे छोटे स्थानों पर अपना आधिपत्य कर लिया। उसी तरह धीरे धीरे इनका क्या है, इनकी शक्ति बढ़ती गई और फिर इन्होंने धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार किया। और अगर बात करें लगभग अगर बात करें अगर मैं बात करूं लगभग में, तो 1765 आते आते तक, यानी 1600 से आप समझिए 1765 का जो कार्यकाल रहा है, ठीक है, 1765 आते आते तक, यानी कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 165 वर्ष, यानी 165 वर्ष।
ठीक है। अगर मैं बात करूं 1600 से 1765 तक आते आते तक इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने संपूर्ण भारत पे लगभग इनका आधिपत्य कायम हो चुका था। अगर बात करें तो उस समय इनका आधिपत्य कहाँ कहाँ हो गया था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा जो प्रांत थे, ये उस समय बहुत बड़े बड़े प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, आज का बंगाल नहीं था जो आप सोच रहे हो, आज के बंगाल में ही बिहार वार बहुत सारा जो था वो लगभग घुस गया था, ऐसा हो गया था। ठीक है, ये बंगाल काफ़ी आगे तक था, बांग्लादेश तक था, समझ में आ रहा है आपका। और उड़ीसा प्रांत जो था वो भी काफ़ी आगे, आंध्रा सारा उड़ीसा प्रांत में घुसा हुआ था, लगभग इस तरह से था। जबकि बिहार अपने आप में काफ़ी बड़ा प्रांत था। तो ये तीनों प्रांतों पे लगभग इनका क्या हो गया, अधिकार हो गया। ठीक है, यानी 165 साल इनको भी लगा, लेकिन इस 165 साल के तक होते होते इन्होंने क्या कर लिया, लगभग इन तीनों पे अधिकार कर लिया, अपनी शक्ति का विस्तार कर कर। ठीक है, इस तक आते तक बीच में बहुत सारे युद्ध हुए जो हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, जो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे। कौन से इतिहास में, तो आधुनिक काल के इतिहास में। जब आपके आधुनिक काल के इतिहास के लेक्चर शुरू होंगे तब जहाँ अंग्रेजों का शासनकाल था वहाँ से वो शुरू होता है, यानी अंग्रेजों का आगमन कहाँ आ जाएगा, आधुनिक इतिहास में। और कौन कौन से युद्ध हुए, किसके किसके साथ युद्ध हुए, क्या परिणाम हुए उस युद्ध के, वो सब हम लोग कहाँ देखेंगे, वो सब हम लोग देखेंगे कहाँ, आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में। तो आप उसका टेंशन मत लीजिएगा, चूंकि ये पॉलिटी है इसलिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट कहाँ पे आ रहे हैं, पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो शुरू होगा वो बहुत सारे एक्ट शुरू हो जाएंगे। तो ये एक्ट कब कब आए, इस बीच में बहुत सारे युद्ध हुए और परिणाम अलग अलग हुआ। आते हैं वापस इस पे 1765 तक इनका आधिपत्य हो गया। ठीक है, कहाँ हो गया, बंगाल प्रांत, बिहार प्रांत और उड़ीसा प्रांत। देखिए इस समय आते आते तक क्या था कि थोड़ा सा मैं रब करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं थोड़ा इसको रब करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी 1765 की बात करता हूँ, उस तक वहां तक क्या हुआ था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा प्रांत थे। अगर बात करें कि इस समय पूरे भारत में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी गिने जाते थे, जिनमें क्या क्या था, पहला प्रेसिडेंसी था आपका चेन्नई प्रेसिडेंसी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी इसको ऐसे करता हूँ, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। दूसरा है आज के डेट में जो आप क्या बोलते हो, चेन्नई बोलते हो। ठीक है, ये आपका क्या था, चेन्नई प्रेसिडेंसी। और तीसरा जो था वो था बम्बई प्रेसिडेंसी, जिसे आज हम क्या बोलते हैं, मुंबई बोलते हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थे उस वक्त भी। ठीक है, कौन सी प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी कहने का मतलब है एक बहुत बड़ा प्रांत, प्रेसिडेंसी कहने का मतलब है एक बहुत बड़ा प्रांत। ठीक है, प्रांत जो होता था ये काफ़ी बहुत बड़ा होता था। ठीक है, इसके अंतर्गत बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही क्या आते थे, उस समय आप समझ लीजिए उड़ीसा और बिहार आते थे, उड़ीसा और बिहार आने लगे। ये बंगाल प्रेसिडेंसी इतना बड़ा था, बंगाल प्रेसिडेंसी, यानी उड़ीसा और बिहार किसके अंतर्गत चले गए, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत चले गए, यानी इनका डिवीजन कर दिया गया। पहले यहाँ तक तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा प्रांत छोटा छोटा था, लेकिन बाद में इनको क्या कर दिया गया, विभक्त कर दिया गया भारत को, और 3 प्रेसिडेंसियों में बांट दिया गया। साउथ के जितने भी स्टेट थे, साउथ के जितने भी, जो आप आंध्रा देखते हो, तेलंगाना देखते हो, आप कर्नाटक देखते हो, केरला देखते हो, ठीक है, या तमिलनाडु देखते हो, या और भी कोई साउथ के स्टेट्स देखते हो, तो आप क्या देखते हो, वो सारे साउथ के जो स्टेट्स थे वो आ गए थे इसमें, चेन्नई प्रेसिडेंसी में। जबकि बम्बई प्रेसिडेंसी था, उसमें क्या था, सिर्फ बम्बई नहीं था, बम्बई यानी पश्चिम का भाग, यानी गुजरात आप जो देखते हो, साथ में आप क्या होते हैं, दिल्ली का जो एरिया सटा हुआ है मान लीजिए, या फिर पूरी मुंबई हो गई, या मुंबई के आसपास का पूरा एरिया जो हो गया, ये पूरे पश्चिम का जो भाग था ये किस में आ गया, बम्बई प्रेसिडेंसी में। ठीक है, कहीं कहीं अंग्रेज भारत के कुछ कुछ राज्यों में
प्रत्यक्ष रूप से आधिपत्य नहीं कर पाए थे, ठीक है। बहुत सारे कुछ राज्य थे जिसमें प्रत्यक्ष रूप से वो आधिपत्य नहीं कर पाए, लेकिन लगभग बात करें तो भारत के लगभग सब मैक्सिमम राज्यों में उनका आधिपत्य हो गया था, ठीक है। यानी इन 3 प्रेसिडेंसी को जब उन्होंने कवर कर लिया तो आप समझ सकते हो भारत के मैप की अगर बात करें तो भारत के मैप में आप देखोगे कि ये पूरा जो मेरा पार्ट है, ठीक है, अगर ये मेरा पूरा जो पार्ट है, ठीक है, इस तरह से, तो इस पूरे पार्ट को उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी मतलब इधर पूरा नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर लिया, ठीक है। बिहार, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट, इन तीनों को इन्होंने पूरा कवर कर लिया। चेन्नई की बात करें तो नीचे जो साउथ का पार्ट है इसको इन्होंने पूरा कवर कर लिया, और बात करें प्रेसिडेंसी बंगाल इधर मुंबई की तो इस एरिया को इन्होंने पूरा कवर कर लिया। यानी आप देखिएगा तो लगभग पूरा जो भारत था, लगभग जो पूरा भारत था इनका कवर था, और कुछ चीज़ें जो स्टेट की बात करें तो इनके कवर में नहीं थी, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, होप कि आपको ये मैपिंग वाला भी जो था पार्ट वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ वापस इस पर, ठीक है, हम लोग आते हैं वापस इस पर, वापस इस पर। हमारा कौन कौन सा था? हमारा था, बात करें बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, इसके अंतर्गत क्या आ गया था? इसके अंतर्गत बिहार आ गया था, इसी के अंतर्गत उड़ीसा आ गया था, और इसी के अंतर्गत क्या आ गया? तीसरा नॉर्थ ईस्ट के राज्य आ गए थे लगभग, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य इसमें आ गए थे, सारे राज्यों में इनका आधिपत्य नहीं था, कुछ भागों में था नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। बात करें यहाँ पर, ये कौन सा था मेरा? चेन्नई प्रेसिडेंसी, ठीक है, चेन्नई प्रेसिडेंसी, क्लियर है। चेन्नई प्रेसिडेंसी में आपका साउथ स्टेट्स जो भाग था वो आ गया, साउथ स्टेट्स के जो भाग थे वो आ गए, और ये पश्चिम का जो भाग था लगभग वो आ गया। यानी पूरे भारत पर, लगभग पूरे भारत पर क्या हो गया? इनका आधिपत्य हो गया। कहाँ तक? 1765 तक आते आते, ठीक है। ये तो था, मेरी पृष्ठभूमि तैयार हुई। चलिए अब हम बात करते हैं, मैं ऊपर थोड़ा रब करूंगा, ठीक है। ये मेरा 165 साल कौन सा था? 1600 से 1765 आते आते तक यहाँ इन 3 प्रेसिडेंसियों पर किसका आधिपत्य हो गया? इन 3 प्रेसिडेंसियों पर जो आधिपत्य हो गया ये किनका हो गया? अंग्रेजों का हो गया, अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, क्लियर है। चलिए रब करते हैं इसको, होप मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। अब क्या होता है? अब ये होता है कि वहाँ आगे जाने से पहले एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ पृष्ठभूमि में। बात करते हैं अगर टर्म कंडीशन की, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था, अपने जब मेरा भी सेशन शुरू हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि जो अंग्रेजों का भी शासनकाल है उसको 2 भागों में ऑलरेडी विभक्त कर दिया गया है। अगर नहीं आप करते हो तो आप अपने साथ क्या करते हो? अन्याय करते हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। क्या होता है कि भारत में जो है आगमन 1600 से शुरू हुआ, कहाँ तक गया? मैंने, अगर आपने मेरे हिस्ट्री का लेक्चर देखा होगा प्रीवियस, तो मैंने थोड़ा बहुत उसमें डिस्कस किया था ये चीज़, ठीक है, कि जब 1600 से शुरू हुआ तो एक बीच में घटना हुई जिसे हम 1857 का विद्रोह बोलते हैं, जिसे कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला प्रत्यक्ष विद्रोह कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इवन बीपीएससी के लास्ट ईयर्स में ये क्वेश्चन आया है कि किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह माना गया है इतिहासकारों के अनुसार, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, आंसर होगा आपका 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह को ही क्या बोला जाता है? 1857 के विद्रोह को ही बोला जाता है सिपाही विद्रोह, ठीक है। जहां पहली बार भारत में एक खुलकर, जिसे बोले प्रत्यक्ष रूप में अंग्रेजों के साथ क्या हुआ था? एक विद्रोह हुआ था, ठीक है। जहां इसका भी रीज़न मैंने बताया था कि जो भारतीय जो सिपाही हुआ करते थे उस वक्त, जो अंग्रेजों के शासनकाल में उनके यहाँ नौकरी किया करते थे, उनकी क्या थी कि उनका एक नया राइफल आया था जिसका कारतूस कहीं ना कहीं सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से दोनों धर्मों के लोगों ने, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों ने, उन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। और वो बोले कि नहीं, हमारी इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए वो इतिहास में इसके बारे में लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन सी राइफल थी, ठीक है, क्यों विद्रोह हुआ, किन किन जगहों पर विद्रोह हुआ और किन किन नेताओं ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है। आते हैं इसके शासनकाल में। हुआ 1600 से अंग्रेजों का आगमन शुरू हुआ और आया 1857 तक। 1857 से अगर बात करें तो फिर 1947 जब तक कि भारत हमारा क्या नहीं हो गया? स्वतंत्र नहीं हो गया,
ठीक है, इन दो कालों को मैंने विभक्त कर दिया। अब बात करते हैं यहां से 1600 से, तो ये पूरा काल किसका काल था? ये काल था ईस्ट इंडिया कंपनी का काल, ईस्ट इंडिया कंपनी का काल, यानी इस व्यापारिक जो संगठन जो इंग्लैंड से आया था उससे क्या कहा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी मैंने आपको बताया, उसका शासनकाल। यहाँ तक डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष शासन होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा होता था, लेकिन जब ये विद्रोह हुआ तब ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें भारत से उखड़ने जैसी हो गई। तब इनको फील हुआ कि हम लोग अब भारत को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे हाथों से अब भारत देश निकलता जा रहा है। तब क्या हुआ? तब अंग्रेज की महारानी का जो है, उनकी जो विक्टोरिया थी, उनकी सीधी एंट्री हुई और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या किया? ये शासन ले लिया और कहा कि अब जो रूल होगा भारत पे वो मेरा रूल होगा, जिसे हमें महारानी का शासनकाल कहते हैं और इंग्लिश में जिसे क्राउन्स रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महारानी का शासनकाल, महारानी का शासनकाल। और इसे ही अगर आप बात करें, कभी कभी घुमाकर ऐसे पूछ देता है कि जो क्राउन्स रूल है उसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? क्राउन्स रूल की शुरुआत 1857 के विद्रोह के बाद हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से दो भागों में विभक्त हो गया। यहाँ से सीधा शासन महारानी करती थी, पहले ये क्या करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, अब ये खत्म हो चुकी। यहाँ से 1857 से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल था भारत में खत्म, शुरुआत किसकी हो गई? महारानी की शासनकाल की, यानी क्राउन्स रूल की। इन्होंने भारत पे अपने दो प्रमुख जो थे, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा कि इन्होंने भारत में दो प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। क्या था? पहला राज्य सचिव और दूसरा जो था वो था वायसराय। ठीक है, लेकिन बात करते हैं ये जो दो प्रमुख अधिकारी थे, यही जो अधिकारी थे जो आपके महारानी के खासम खास थे। इनमें से एक अधिकारी जो होता था वो वहीं क्या थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में राज्य सचिव में बैठता था और यही जो था वो उसकी देखरेख करता था और भारत में जिसकी नियुक्ति होती थी भारत में चलाने के लिए वो वायसराय आया। ठीक है, इन दोनों अधिकारियों के दम पर इसने पूरे भारत में शासन किया। अब कौन क्वेश्चन आएगा कि पहले राज्य सचिव कौन बने भारत के? ठीक है, पहले वायसराय कौन बने? बहुत सारे क्वेश्चन आते इस तरह के ऑब्जेक्टिव। बात करते इससे पहले की, तो हुआ क्या कि 1600 से 1857 के बीच में और 1857 से 1947 के बीच में बहुत सारे सुधार और बहुत सारे एक्ट आए, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से जिसकी शुरुआत होती है। अब यही पृष्ठभूमि यहाँ से तैयार होती है कि अलग अलग जो एक्ट्स आए वो कैसे आए और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये था मेरा इस पृष्ठभूमि तैयार होने का पूरा ब्यौरा कि अब ये जो पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई अलग अलग एक्टों की। क्लियर है? अब बात करते इसमें, इससे पहले एक बहुत वर्ड था गवर्नर जनरल। आप पढ़िएगा, गवर्नर जनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, पूछा जाता है आपसे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। तो ये उससे पहले की कहानी, यानी दो भागों में 1600 से 1857 और इसके बीच में 1857 से 1947 के बीच में जो एक्ट आए उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। यही इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। आज हम बात करते थोड़ा सा जो पृष्ठभूमि है उसमें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की। ठीक है, जहां से पूरे एक्ट्स की शुरुआत हुई। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, होप कि आपको ये दो जो पृष्ठभूमि का कार्यकाल है आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं। हुआ क्या कि जब अंग्रेज क्या है, इन्होंने अधिपत्य कर लिया। कब अधिपत्य कर लिया? मैंने आपको बताया कि अधिपत्य इनका था 1765 आते आते इन्होंने किस पे अधिपत्य कर लिया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत पर। ठीक है, कहाँ? 1765 आते आते 1765 जब आ गया और इनका जब इस बड़े क्षेत्र पर अधिकार हो गया, तब पहली बार उस समय किसका शासनकाल था? उस समय शासनकाल था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, महारानी का शासनकाल कब शुरू हुआ? 1857। जब 1857 के बाद के जो एक्ट आएंगे वो सीधे महारानी के द्वारा लाए गए हैं। बहुत सारे चार्टर एक्ट्स आए हैं उसके बाद भी। ठीक है, लेकिन उससे पहले का जो भी एक्ट आया है वो किसके द्वारा लाया गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो अब यहाँ इनका शासनकाल ऑलरेडी हो चुका था। तो पहला जो एक्ट आया, जो क्या है, एक्ट मतलब हो गया कि इन्होंने फील किया कि एक नियम बनाया जाए,
कुछ नियम बनाया जाए या कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जाए या कहीं पर कुछ ऐसा कुछ संविधान से कुछ उठाया जाए मामला या कुछ अपने हिसाब से नियम कानून ला दे जाए जो क्या है यहाँ की कानून व्यवस्था या अपने हिसाब से चलाने में उनको ईजी हो, इसे ही एक्ट या नियम कहा गया या कानून कहा गया अलग अलग। ठीक है, तो पहला जो एक्ट आया वो आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए मैं इसको अभी थोड़ा रब करता हूँ, फ्रेश से हम लोग शुरू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्लियर है? उसमें ये हमारी आज हम जो सेशन चल रही है, आज हम लोग जो सेशन में पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग अभी, ये क्या है? राज्य व्यवस्था की पृष्ठभूमि। ठीक है, क्या है? राज्य व्यवस्था की पृष्ठभूमि। आज की पृष्ठभूमि क्या है और कैसे है, मतलब कैसे राज्य व्यवस्था की पृष्ठभूमि तैयार हुई एक्टों के मामले में, और उसके बाद जब ये पृष्ठभूमि आप पढ़ लोगे तब आपका प्रॉपर जो पृष्ठ क्या है राज्य व्यवस्था के चैप्टर्स जो संविधान से शुरू होते हैं वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आगे जाके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने होंगे आपको, किस किस आर्टिकल के तहत क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं वो भी आपको बहुत बृहत रूप में पढ़ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकारों में कौन कौन से अधिकार आते हैं और किस आर्टिकल के तहत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं राज्य व्यवस्था में। आपसे बहुत सारे आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, आपसे योजना आयोग से संबंधित, वित्त आयोग से संबंधित, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बहुत सारा पॉलिटी का आज पैटर्न है पे क्वेश्चन आता है। मैं आपको पहले भी अपने सेशन में बता चुका हूँ, आज के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें क्लियर कट पैटर्न है कि पॉलिटी को बहुत जो है वो क्या दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे क्लास में ठीक है मैं आपको जो कंसेप्ट दूंगा वो अपने आप में बहुत सफिशिएंट है। जब आपके रेगुलर सेशन के जो वीडियोस जो लेक्चर्स हैं वो अपने आप में आपको काफ़ी कुछ बताएंगे जो आप एग्जाम्स में बहुत आराम से पॉलिटी का क्वेश्चन बना पाओगे। और जब आपको कंटेंट मिलेगा हमारा तो इतना अप टू डेट और इतना सही होगा कि आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस क्या है और इसका ऑप्शंस में क्या आंसर पता है।